मेरा नाम मरहा है। मेरी कज़न जिमल अपने शौहर से खुश ना थी क्योंकि वो उसे पसंद ना था। वैसे आज तक उसके पास तक नहीं आई थी, मगर हमाद जिमल को देखकर पागल हो जाता। वो उसे हाथ तक लगाने नहीं देती थी। आज वो जिमल के साथ मोटर बाइक पर बैठी तो हमाद ने देखा कि जिमल दिन ब दिन मोटी होती जा रही थी। उसे जिमल पर अब शक होने लगा था। एक दिन वो चक्कर खाकर गिर गई तो हमाद लेडी डॉक्टर को बुलाकर ले आया। जब डॉक्टर्स ने कुंडी लगाई तो सारा राज खुल गया, क्योंकि मेरी बीवी पहली चाहत किस नंबर 14। सवेरा, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ मेरा अपना कोई नहीं, तुम्हारे घर वाले भी सब पाकिस्तान में हैं। ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इससे पहले मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। जैसे ही 5 साल पूरे होंगे हम फौरन ही वापस चले जाएंगे। एहतशाम ऑस्ट्रेलिया आकर बहुत पछता रहा था। मैं तो आपको पहले ही मना किया था यहाँ आने से, मगर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। लेकिन अब वापस जाने का मत सोचिएगा। आप सारी कश्तियां जलाकर आए हैं, जॉब भी छोड़ दी, घर भी बेच दिया, वहां किसके आश्रय पर वापस जाएंगे। सवेरा भी सही कह रही थी। सवेरा, तुम्हारा बात सही है, मगर मुझे फराज के इरादे भी कुछ सही नहीं लगते। उसकी नजर मेरे पैसों पर है। घर 1 करोड़ में बिका था, जिसमें से 50 लाख अब तक खर्च हो चुके हैं, और वो कहता है कि बाकी पैसे कुछ अरसे के लिए उसे उधार दे दूं। आज तो एहतशाम भी जैसे रो देने को था। आपने उसे बताया था कि आशिर भाई का इलाज आपने करवाया था। अब सवेरा को कुछ कुछ मामला समझ आने लगा। नहीं तो उसने जब मुझसे पूछा तो मैंने उसे कहा था कि आशिर के बड़े भाई ने इलाज का सारा खर्चा खुद उठाया था। एहतशाम को अब भी सवेरा की बात समझ नहीं आई थी, तो वह हैरान सा उसे देखने लगा। आपको भी समझ नहीं आई क्या? आपका ये दोस्त एक लालची इंसान है, उसकी नजर आपके पैसों पर है। सवेरा एहतशाम के दोस्त के इरादों को भांप चुकी थी। तो अब मैं क्या करूं? एहतशाम सवालिया नजर से सवेरा की तरफ देखने लगा। साफ इनकार कर दे, कह दे कि आपके ससुराल वालों की जरूरत थी तो इन्हें दे दिए। एहतशाम की बातें सुनकर सवेरा भी परेशान हो गई, मगर एहतशाम पर जाहिर नहीं किया कि वो बेचारा तो पहले से ही बहुत परेशान था। मगर फिर एहतशाम को जहां जवाब दिलवाने में उसका क्या मुफाद हो सकता है? सवेरा को किसी बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास होने लगा, मगर अभी वो फिलहाल एहतशाम को मजीद परेशान नहीं होने देना चाहती थी। सो वह चुप ही रही। सभी लाउंज में बैठे थे। फरियाल भाभी किचन का काम खत्म करके बीजान के पास आकर बैठी। तभी बीजान ने फरियाल की तरफ देखते हुए कहा, फरियाल, तुम ताई बनने वाली हो। फरियाल भाभी को तो जैसे सांप ही सूंघ गया, और बीजान उनका चेहरा देखकर हैरान थी। क्या हुआ फरियाल, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? बीजान जानती थी कि फरियाल कुछ ऐसी अच्छी फितरत की मालिक नहीं, मगर ऐसी उम्मीद और फरियाल से नहीं कर रही थी कि वो ये खबर सुनने के बाद ऐसे रिएक्ट करेगी। नहीं नहीं, वो ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत मुबारक हो मरहा। उन्होंने उठकर मरहा को गले लगा लिया। फरियाद भाभी से मरहा की ये खुशी हजम नहीं हो रही थी। अलबत्ता फैसल भाई भी बहुत खुशी का इजहार किया था। उन्होंने आशिर को गले लगाकर मुबारकबाद दी थी। चलो, अच्छा है, हमारे घर में फिर से रौनक हो जाएगी। फैसल भाई ने आशिर से लग होते हुए कहा तो आशिर भी मुस्कुरा दिया। आज भी जान के कमरे में आई थी। दरवाजा नॉक किया तो जैसे ही मरहा ने दरवाजा खोला, देखा बीजान वहां मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। मरहा बीजान को देखकर बहुत खुश हुई। बीजान, आप मुझे बुला लिया होता खुद क्यों आएंगे? मरहा उनका हाथ पकड़कर इन्हें बेड पर ले आई। वो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। वो बेड पर बैठते हुए बोली। जी कहिए। वो हैरान सी बीजान को देखने लगी। मरहा, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। आशुर है, जो दिन भर घर में नहीं होता, और मैं बूढ़ी जान हूँ, तुम्हारा कितना ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा, और खाने पीने में भी इख्तियार से काम लेना होगा। और बीजान की ये बात मरहा के सर के ऊपर से गुजर गई। एहतियात मतलब? मरहा कुछ परेशान हो गई। मतलब ये कि फरियाल तुम्हारी खुशियों से जलती है। तुम्हारी औलाद की खुशखबरी सुनकर उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। इन्हें फरियाल के रवैये पर बहुत अफसोस हुआ था। मगर क्यों? मरहा बीजान की बातें सुनकर परेशान हो गई। मेरे ख्याल में वजह ये मकान है। ये मकान मेरे नाम है, और मेरे बाद आशिर का होने वाला है। तो इसी वजह से फरियाल को तुम्हारी आने वाली औलाद कुछ खटक रही है। अब तक तो बीजान की समझ में बस यही बात आ रही थी।
तो आपका ये मकान फैसल भाई के नाम कर दें ताकि फरियाद भाभी भी खुश हो जाएं। मरे ने अपने तौर पर हल बता दिया था। नहीं, जब आशिर के बाबा इस दुनिया में चले गए तो उनका सारा कारोबार मैंने आशिर की रजामंदी से फैसल के नाम कर दिया था। इस वक्त तो कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, मगर अचानक से कारोबार में नुकसान होने लगा और अब तो आमदनी बस गुजारे लायक ही है। और अब इस मकान पर सिर्फ और सिर्फ आशिर का हक है। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं ये मकान फैसल के नाम कर दूंगी तो वो तुम्हें इस घर में रहने देगी? ये तुम्हारी भूल है। मेरी सांस जिस दिन निकली ना, ये तुम्हें भी इस घर से चलता कर देगी। और बीजान की इस बात पर मरहा ने फौरन से कहा कि अल्लाह आपको जिंदगी दे, हमारे सुरों पर कायम रखे। देखने में तो ऐसी नहीं लगती, मरा कुछ सोचते हुए बोली। हाँ बेटा, वो खूबसूरत नागन है। उसके हुस्न और मीठे बोल किसी को भी अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। फैसल भी उसकी चालों को नहीं समझ सकता। एक दो बार उसने आशा और फैसल के दरमियान में नाचाकी करवाने की कोशिश की थी। पहली बार तो वो किसी हद तक कामयाब हो चुकी थी, मगर अगली बार फैसल को भी उसकी मकारी समझ में आ गई थी। तभी उसने सख्ती से फरियाद को भाइयों के मामलात में मुदाखलत करने से मना कर दिया था। मेरी फरियाद से कोई दुश्मनी नहीं, बस उसकी इन हरकतों की वजह से मुझे उस पर गुस्सा आ जाता है। तुमसे जितना कहा तुम उतना ही करना। जब तक तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में ना आ जाता तुम मेरे साथ वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। ऐसी हालत में बार बार तुम्हारा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुझे सही नहीं लगता। हाँ, एक और बात, अगर फरियाद तुम्हें अलग से कोई भी चीज़ खाने पीने को दे तो मत लेना, वो किसी भी हद तक जा सकती है। बीजान जानती थी कि मरहा बहुत मासूम थी और वो फरियाद भाभी की चालाकियों से वाकिफ भी नहीं थी, तो इसीलिए उसे समझा रही थी। जी अच्छा, मरहा बस इतना ही कह सकी कि मरहा अब भी बहुत हैरान थी कि फरियाद भाभी जैसी दिखने में थी। बीजान उसकी बिल्कुल बता रही थी। हो सकता है कि जो कुछ मैंने कहा हो वैसा ही ना हो, मगर एहतियात करने लेने में सबकी भलाई है। बीजान के दिल में आने वाली वक़्त के हवाले से बहुत से खदशात थे, तभी मरहा को समझा रही थी। वो रात को जब कमरे में आया तो देखा सिमल बेड क्राउन से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। वो उसके पास ऐसे ही आकर बैठा तो वो सीधी होकर बैठ गई। हमाद की गहरी नजरों से जिमल के धड़कनें मुंतशिर होने लगी। आपको इस बात की कोई खुशी नहीं है ना? वो ऐसी ही थी, उसे शर्माना नहीं आता था। जब वो हमाद की रोमांटिक मूड में होता तो वो नर्वस हो जाया करती और कुछ ना कुछ ऐसा कह देती कि हमाद को गुस्सा आ जाता और फिर जिमल रोने लग जाती। आज भी जिमल उसकी नजर से कुछ कंफ्यूज सी हो गई, तभी ऐसी बात कह दी। मगर न जाने हमाद को आज गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था, या फिर हमाद के उसे ऐसे देखने पर जिमल के चेहरे पर बिखरे हया के रंग वो देख चुका था। ना खुशी, बहुत खुशी है। आप बताओ अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं? उसके करीब होते हमाद ने सरगोशी की तो जिमल शर्म से सर झुका गई। प्लीज हमाद पीछे हो जाएं, मुझे नींद आ रही है। हमाद को पीछे हटाती वो रुख फेर कर लेट गई। हमाद ने उसे कंधे से पकड़कर उसका रुख अपनी जानब किया था। आज तो आपको कोई सोने नहीं देगा, ये कहते हुए वो उस पर झुक गया था। बीजान कह रही थी कि उनके साथ वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएं। आशिर घर आया तो उसने बीजान की तमाम बातों का जिक्र आशिर से कर दिया। वो तो उसके पास आकर बैठा था। मरहा अभी जान के किसी भी बात को नेगेटिव मत लीजिएगा। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ उसके लिए कहा है कि आप एहतियात करें, ना कि किसी के बारे में कुछ बुरा सोचें या किसी से कुछ नफरत करें। लेकिन सारी बातों की एक बात दुनिया जैसी नजर आती है वैसी होती नहीं है। हर किसी पर आंखें बंद करके एतबार किया जा सकता नहीं किया जा सकता, समझे? आशा ने मढ़ा को रानो तो देखा तो वो उसके माथे पर हाथ से दबाव डालते कहा, तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा, इन बातों को छोड़ें, ये बताएं कितना टाइम हो गया है? आशा की बात मरहा को समझ नहीं आई। किस बात को? वो हैरान से आशर को देखने लगी। ओ अच्छा, फिर खुद ही उसे समझ आ गई कि आशर उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछना चाह रहा था। 2 हफ्ते, मरहा ने बताया तो आशर उसकी पेशानी पर लब रखते उसे अपने खसार में ले लिया। किस नंबर 15 के लिए कमेंट सेक्शन में 15 लिखें। अल्लाह हाफिज।